चलिए बच्चों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग साइंस का 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और आप सभी लोग को सिनर्जी में स्वागत है। आप सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ताप के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? जल का क्वथनांक का मतलब हो गया बेटा बॉइलिंग पॉइंट। जल का क्वथनांक का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तब तक आप लोग आंसर दीजिए, हम आगे कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए, हम 5 पैमानों पर जल का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कस कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका हिमांक हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक हो जाएगा। हिमांक या गलनांक इधर हो जाएगा क्वथनांक। देखिए डिग्री सेल्सियस में अगर बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक हिमांक होगा और 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा क्वथनांक होगा। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट और पानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा और फ्रीज के लिए सॉरी वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होगा। लेकिन दोनों का मान एक होता है, इसलिए लगातार हम या हमेशा हम आपको जो है मेल्टिंग पॉइंट ही बोलेंगे। और ये हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन की बात करें बेटा तो 273 केल्विन, केल्विन डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, से शुरू होकर के 373 केल्विन तक चलेगा। अगर डिग्री र्यूमर में बात करेंगे तो 0 डिग्री र्यूमर होगा और क्वथनांक में 80 डिग्री र्यूमर होगा। रैंकिन की बात करें तो 492 डिग्री रैंकिन होगा और पानी का क्वथनांक जो होगा वो 672 डिग्री रैंकिन होगा। ये जो भी लिखे इस तरफ ये सब पानी का हिमांक है या बर्फ का गलनांक है, इस तरफ जो भी लिखे हैं ये सब जो है से पानी का क्या है? क्वथनांक है। तो यहाँ हमारा विचार है कि नोट कर दिया जाए। ये आपका हो गया पानी का हिमांक और ये हो गया आपका पानी का क्वथनांक। क्वथनांक देखिए सभी पैमाना पर पानी का क्वथनांक या हिमांक अलग अलग होता है। ज्यादातर हम लोग पहले सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बारे में जानते थे, लेकिन जान जाइए फ़ारेनहाइट से अगर नापिएगा तो पानी का हिमांक जो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और यहाँ पर जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बोलना पानी शुरू करेगा। तो सभी पैमाने पर जो पानी का हिमांक क्वथनांक अलग अलग होता है। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। अब इस चार्ट के अनुसार देखिए केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा। तो केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना है? 373 केल्विन हो गया। तो आंसर क्या मारिएगा? सी मारिएगा। क्लियर हो गया बेटा? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? सोनोमीटर, आमीटर, ऑडियोमीटर, कोई नहीं। अब बताइए बेटा फटाफट आप लोग कि इसमें से आंसर क्या होगा? आंसर फटाफट दो। बहुत टाइम लगाते हैं आंसर देने में। देखिए बेटा इसका आंसर होगा सी हो जाएगा, ऑडियोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर हो जाएगा। अब एक चीज देखना है हम लोग को कि ऑडियोमीटर यहाँ पर तो हो जाएगा आंसर, लेकिन सोनोमीटर क्या है? सोनोमीटर क्या है बेटा जानना पड़ेगा हम लोग को ना। तो जानते हैं यह जो है फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति है ना, और टेंशन मतलब डोरी का तनाव के बीच संबंध बताने वाला मशीन है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि डोरी है, डोरी ऐसे है, अगर डोरी को लूज रखोगे तो इसमें जो है ना साउंड का इंटेंसिटी कम रहेगा और टाइट वाला में साउंड का इंटेंसिटी हाई रहेगा। तो ये सारी बात जो है डोरी के तनाव पर डिपेंड करता है। तो वही डोरी के तनाव और आवृत्ति में संबंध स्थापित करने वाला मशीन जो है वो क्या होता है? सोनोमीटर है ना। तो यानी कह सकते हैं एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड द टेंशन ऑफ द वायर। वायर या धागा कुछ भी हो सकता है।
चलिए, आमीटर से क्या नापेंगे? आमीटर से इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं, विद्युत धारा नापते हैं। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कैलोरी यूनिट किसका है? कैलोरी जो यूनिट है किसका है? ध्वनि का है, दबाव का है, पावर का है, उष्मा का है? फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। देखिए इसका बेटा आंसर होगा डी। ए में जो है ध्वनि का जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल होता है। दबाव के लिए आप पास्कल यूज कर सकते हो, पास्कल यूज कर सकते हो, पास्कल या बार यूज करिएगा, पास्कल या बार हो जाएगा, या फिर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 यूनिट बात चर्चा कर दिए हम। अब पावर का जो है वाट हो जाएगा, किलो वाट हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारा होता है। उष्मा का यूनिट जो है वो कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। और एक याद रखना, फूड एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है वो कैलोरी होता है। फूड एनर्जी, हम लोग खाना जो खाते हैं उस एनर्जी को कैलोरी में मेजर किया जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 प्राथमिक रंग कौन कौन है? प्राथमिक रंग, देखो रंग जो है ना, प्राइमरी कलर होता है, सेकेंडरी कलर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो ये पहला जो होता है उसको हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक रंग या वर्ण बोलेंगे, प्राथमिक रंग, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग प्राइमरी कलर। ये 3 गो होता है। जीबी रोड के नाम से आप समझ सकते हो, गया में एक जीबी रोड है, उसी से संबंधित ले दिए हैं। जी फॉर ग्रीन हो गया, आप समझ रहे होंगे। बी फॉर ब्लू हो जाएगा और आर फॉर रेड हो जाएगा। तो मतलब कह सकते हो हरा, नीला, लाल किसमें है? बिहार में है। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, आंसर बिहार हो जाएगा। अगर बात करें हम साउंड कैसे हुए यार, द्वितीयक रंग की बात करें द्वितीयक रंग की, सेकेंडरी कलर का, तो याद रखिएगा महेश चंद्र यादव। एम से हो जाएगा मैजेंटा, सी से हो जाएगा सियान, और ए से हो जाएगा येलो, यानी क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। अब अगला है संपूरक। संपूरक रंग, संपूरक रंग का मतलब होता है बेटा कि जब दो के मिलने से व्हाइट बन जाए, दो रंग को मिलने से व्हाइट बनेगा, संपूरक कहलाएगा। जैसे देखो कोई आपसे पूछे कि 60 डिग्री का पूरक कितना, तो 30 डिग्री बोलते हो, मतलब जोड़कर 90 आना चाहिए। फिर इसी प्रकार से बोलते हो क्या कि 50 डिग्री तक का पूरक कितना होगा? 40 डिग्री होगा, जोड़कर 90 आना चाहिए। एक दूसरे के पूरक होते हैं ना, उसी प्रकार से दो रंग जिनको मिलने से व्हाइट बन जाए तो एक दूसरे का पूरक कहलाता है। तो इसको 3 गो सेट बनता है, याद रखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राधे श्याम, गुड मॉर्निंग, दूसरा राधे श्याम चलते हैं बाय बाय। इस क्या हो गया? जी से ग्रीन मतलब हो गया हरा और मैजेंटा, हरा प्लस मैजेंटा। राधे श्याम का मतलब रेड हो गया, और सी से प्लस क्या हो गया? सियान हो गया। बी से ब्लू यानी नीला हो गया, और वाई से क्या? पीला हो गया। ये जो है हरा जो है मैजेंटा का पूरक है, और मैजेंटा किसका पूरक है? हरा का पूरक है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे आप याद रखिएगा, ट्रेंगल लॉ जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था। देखिए इसे मान लो एक ट्रेंगल है, इस तरह से है ना, तो इस ट्रेंगल पर बाबू यहाँ पर जो है ना ये जी रखिएगा, बी हो गया, रेड हो गया, महेश हो गए, चंद्र हो गए, यादव हो गए। शीर्ष पर जो भी कलर होता है वो प्राइमरी कलर होता है, और जो साइड पर भुजा पर जैसे एम मजेंटा सियान येलो है, ये द्वितीय कलर होता है। और दोनों देखो ऊपर से मिलाए रेड और नीचे से मिलाए सियान, तो ये व्हाइट बन जाएगा। तो रेड और सियान जो है एक दूसरे के पूरक हो जाएगा। देखो ऑप्शन बी में है।
इधर से ग्रीन दो, इधर से मैजेंटा दो आमने सामने, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, तो व्हाइट बन जाएगा। तो ये जो है आपका लाल और क्या हो गया, लाल और मैजेंटा हो गया। सॉरी क्या बोले, उल्टा बोल दिया, सॉरी, ग्रीन और मैजेंटा हो जाएगा, यानी हरा और क्या हो जाएगा, मैजेंटा हो जाएगा यहाँ। अब अगला देते हैं हम लोग बेटा, ये ब्लू यहाँ से ले लिए और ऊपर से क्या ले लिए, ले लिए, तो ये बाई हो गया। बाई मतलब नीला और पीला हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ से जी ले लिए, यहाँ से एम ले लिए, तो ये बन गया गुड मॉर्निंग। यहाँ से आर लिए, यहाँ से सी लिए, दूसरा ले लिए हम लोग गुड मॉर्निंग राधे श्याम। अब इसको से बी, इसको से वाई, चलते हैं बाय बाय, है ना। तो ये तीनों जो है संपूरक रंग हो गया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कम प्रतिरोध वाला है? सबसे कम प्रतिरोध जो होगा वो एक अच्छा चालक होगा और मेटल होगा। देखिए अबरक जो है, अबरक बिल्कुल जो है से एक कुचालक है, बिल्कुल क्या है, कुचालक है। तो कुचालक है तो इसका प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। एल्युमिनियम सुचालक है, सुचालक है, तो इसका प्रतिरोध जो होगा सामान्य होगा, सामान्य होगा। कॉपर भी जो है सुचालक है, कॉपर सुचालक है, तो इसका भी प्रतिरोध क्या होगा, सामान्य होगा, सामान्य होगा। मैगजीन भी सुचालक है, मैगजीन भी सुचालक है, तो इसका भी प्रतिरोध क्या होगा, सामान्य होगा। अब बात है कि सबसे कम प्रतिरोध पूछ रहा है, तो सबसे कम प्रतिरोध देखना होगा ये तीनों में इसका तो बहुत ऊंच हो जाएगा। ये तीनों में सबसे अच्छा चालक ये वाला, देखो कॉपर जो है सबसे अच्छा चालक है, तीनों में सबसे अच्छा चालक है, कॉपर सबसे अच्छा चालक है। जब कॉपर सबसे अच्छा चालक है तो साफ जाहिर बात है कि इसका प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो आंसर क्या मारिएगा, कॉपर मारिएगा, सी आंसर होगा। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक वोल्ट किसके समतुल्य होगा? वोल्ट मतलब विभवांतर विभव की बात हो रही है। एक जूल के बराबर, एक कूलम जूल के बराबर, एक कूलम के बराबर, एक जूल प्रति कूलम के बराबर, कोई नहीं। बेटा फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए हो गया देखो, हाँ अब देखो वोल्ट कहते किसको पहले समझिए, है ना, लिखो यहां पर, है ना। एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। किया गया क्या होता है बेटा, कार्य होता है। अब समझो कि मान लो कि यहाँ 10 कूलम यहाँ पर चार्ज है और इसको उठा करके आप 10 कूलम चार्ज को यहाँ पहुंचा रहे हैं। एक सिंपल से बात समझिए, आपके खेत में मान लो कि 10 गो बोझा रखा हुआ है, तो आप घर तक उठा के लाइएगा तो पर बोझा काम करना पड़ा होगा ना। एक बोझा ढोए में कुछ काम करना पड़ा होगा, 2 में दुगना काम करना पड़ा होगा। तो एक बोझा में जो आप काम किए होंगे उसी को वोल्टेज कहते हैं या वोल्ट कहते हैं। आपके खेत में 10 गो बोझा है, समझ रहे हैं ठीक से। तो एक बोझा अगर आप लाते हैं घरे तो जो काम करने पड़ा 10 बोझा में नहीं, जो एक बोझा में जो काम करना पड़ा उसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो 10 कूलम को ढो के यहां ले गया तो मान लो कि 60 जूल काम करना पड़ा। कई कूलम में 10 जूल में 60 कूलम, 10 कूलम ढोने में 60 जूल काम कर रहा है। तो बताइए बाबू एक कूलम में कितना काम करेगा,
10 छक 60 यानी 6 जूल काम करेगा। तो यही हो गया आपका 6 जूल पर कूलम्ब, 6 जूल पर कूलम्ब। दैट मीन्स इसी को बोलते हैं 6 वोल्ट। तब वोल्ट क्या हो गया, जूल पर कूलम्ब, यानी वोल्ट को कहेंगे हम लोग, वोल्ट क्या कहेंगे, जूल पर कूलम्ब। मतलब एक कूलम्ब, एक जूल प्रति कूलम्ब, एक जूल प्रति कूलम्ब। आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फटाफट आंसर दीजिए। किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये देना आंसर। किसी भी तार की जो लंबाई होता है बेटा, एग्जाम के लिए वो दो तरह से बढ़ाया जाता है। एक तार को जोड़कर बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ जो है तार को खींचकर बढ़ाते हैं। समझ गया। जोड़कर अगर तार की लंबाई बढ़ाइएगा, अगर तार को जोड़कर लंबाई बढ़ाते हैं तो इसमें जो है आयतन बदल जाता है। तार का आयतन क्या होता है, बदल जाता है। तार का आयतन परिवर्तित हो जाता है। और खींचकर तार की लंबाई बढ़ाइएगा तो इसमें जो है आयतन अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। समझ गए। ये आयतन का रिलेशन इसलिए दिए है ना कि कभी कभी कहता है कि तार को खींचकर बढ़ाया गया, कभी कभी कहता है कि तार को इस प्रकार से बढ़ाया गया कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहा, तब समझ जाना खींचकर कह रहा है। आप साइकिल में एक रबड़ आता है बांधने वाला, आजकल बहुत प्रचलित है। मोटरसाइकिल, साइकिल या किसी भी सामान को अगर पीछे बांध कर लाना तो एक रबड़ होता है, पूरा खींचकर अच्छा से बना देता है। गैस टंकी और लाने में, बड़ा लाने में काम आता है, बहुत बढ़िया है। तो उस रबड़ को अगर खींचकर लंबा करोगे तो उसका जो आयतन वही न रह जाएगा, जो वजन है उसका वही रह जाएगा। लेकिन अगर वही एक रबड़ और जोड़ के लंबा करोगे तो क्या होगा कि आयतन बढ़ जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। जोड़ने पर आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए। तो जोड़ने के कंडीशन में ई आर जो होगा ई एल का प्रोपोर्शनल होगा, समझिए। और इस कंडीशन में आर जो होगा ई एल स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर जोड़कर तार की लंबाई बढ़ाई जा रही है तो अगर ये लंबाई दुगना करिएगा तो प्रतिरोध भी दुगना होगा, अगर इसको तिगुना करोगे तो प्रतिरोध भी तिगुना होगा। समझ गया। जोड़ने वाला पर, अगर जो खींचने वाला है उस पर अगर लंबाई को दुगना करोगे तब प्रतिरोध जो है से चौगुना हो जाएगा। अगर इसको तिगुना करोगे तब प्रतिरोध जो है कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? ठीक है। तो खैर यहाँ पर ये बात जिक्र नहीं किया गया है कि बढ़े, तो यहाँ तो खाली पूछ रहा है कि बढ़ेगा या घटेगा। ये भाई दोनों कंडीशन में बढ़ ही रहा है, देख लो, घट कहीं नहीं रहा है। क्योंकि पहले भी डिस्कस किए थे कि आर प्रोपोर्शनल एल होता है, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा ही। लेकिन दूसरा जो होता है एरिया का वो उल्टा होता है, अगर तार की मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। तार का रेडियस या डायमीटर बढ़ाएंगे तो भी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और तीसरा पॉइंट नोट करना है आपको कि आर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन ये किस में होता है, सिर्फ जो है ये मेटल में, कंडक्टर में होता है, कंडक्टर में लागू होता है। समझ गया। चौथा पॉइंट अगर देखें हम लोग तो आर प्रोपोर्शनल 1 इनवर्स होता है टेम्परेचर, इनवर्स होता है टेम्परेचर। मतलब ताप यहाँ पर उल्टा होगा कब, लेकिन जब सेमी कंडक्टर होगा तब। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर से प्रतिरोध को उल्टा संबंध होता है। सेमी कंडक्टर मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम उपग्रह का कौन कौन सुन लो। देखो, कार्बन, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, ये सब जो है ना बेटा प्योर सेमी कंडक्टर होता है, प्योर सेमी कंडक्टर होता है, पीएससी होता है। तो इसमें जो है ना टेम्परेचर बढ़ाओगे तब प्रतिरोध घट जाएगा, उल्टा होता है संबंध यहाँ। लेकिन बाकी में जितना भी है चालक पदार्थ में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। खैर क्वेश्चन जो है वो लंबाई से रिलेटेड है, तो लंबाई किसी भी हाल में बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी हर हाल में बढ़ेगा ही। आंसर क्या मारेंगे, ए मारेंगे।
क्लियर हो गया। जितना भी एक्सप्लेनेशन देते हैं पॉइंट एक्स्ट्रा को आपको नोट करिएगा उसको, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको देखने में लगता है कि सर 30 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हम 30 में कम से कम आपको जानते हैं कम से कम तो 100 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन प्रतिदिन बता रहे हैं आपको। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इस तरह से जो है अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 8 में। फटाफट आंसर दीजिए। अरे लो वहीं गया। ताप में वृद्धि के साथ कॉपर का प्रतिरोध क्या होगा, बताइए फटाफट। चलिए देखिए यहाँ देखो कॉपर का पूछ रहा है ना, तो कॉपर तो क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर है तो कंडक्टर में लागू क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन यही कॉपर के जगह पर, यही अगर कॉपर के जगह पर कार्बन होता, सिलिकॉन होता, जर्मेनियम होता, स्टेनम होता, सीसा होता, तब इस कंडीशन में यानी ये क्या होगा, सेमी कंडक्टर हो जाएगा, सेमी कंडक्टर हो जाएगा। तो इसमें जो है उल्टा हो जाएगा 1/, टेम्परेचर, है ना। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। चलिए तो यहाँ कॉपर की जगह पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, पीबी होता तो आंसर हमारा क्या होता, बी हो जाता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बेटा आंसर फटाफट दीजिए आप लोग 9 का। क्या आंसर होगा, चलो अब एक चीज समझना। अब सोल्व करते हैं इसको। एक मोटर की दक्षता क्या होगी, है ना, जो कि 4 किलोवाट शक्ति की है और 4 अश्व शक्ति देती है। मतलब समझो कि एक यहाँ पर मोटर है ना, इसमें हम लोग एनर्जी इनपुट करवा रहे हैं 4 किलोवाट का मतलब हो गया 4000 वाट। मतलब इसको 4000 वाट हम लाइन दिए और ई हमको काम करके मैकेनिकल एनर्जी 4 हॉर्स पावर मात्र दिया। तो 4 हॉर्स पावर का मतलब हो गया 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में 700 कितना होता है, 46 वाट होता है। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो हमारा 4 HP है तो ये हो जाएगा 2984 वाट हो जाएगा। तब एक बात समझिए, एक बिजनेस की तरह से को देखो, परसेंटेज निकालना आसान है। टीचर जो है ना मैथ वाला, अधिकांश टीचर जो है क्या करते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला नहीं बेटा, मैकेनिकली समझिए इसको। जैसे मान लो कि आप कोई सामान लिया कितना में, 4000 पूंजी लगाया आपने, आपको बेनिफिट कितना प्राप्त हुआ, मात्र प्राप्त हुआ 2984 वाट। तो कै परसेंट, तब परसेंट का फॉर्मूला आप जानते हो ना, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल। तो आपको प्राप्त हुआ 2984, तो गुने 100, है ना। आप बटे मूलधन कितना था आपका, मूल पूंजी कितना, क्रय मूल्य 4000 है। तो 2 जीरो यहाँ काट दीजिएगा ना, तब बच जाएगा 2984। अब बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये मोटा का दो 7×4 = 28, 7 मरतबे 4 यहाँ हो जाएगा, है ना, नहीं 7×4 = 28। तो ये हो जाएगा 1 18, 7×16, ये हो जाएगा लगभग 74.6 के आसपास हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर हमारा आ जाएगा 74.6% हो जाएगा।
क्लियर हो गया। इसी प्रकार से याद रखिएगा, डीजल इंजन की दक्षता जो है कल भी क्लास में किए थे, कितना होता है 35% होता है। पेट्रोल इंजन दक्षता 25% होती है और स्टीम इंजन दक्षता 10% से 12% के बीच होती है। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो कि यहाँ पर 2000 वाट, सॉरी 4000 दिए थे ना, चलो यहाँ पर 4000 वाट ही रखो और ये बदले में एक सुधार है बेटा, इस अलग है, बदले में आपको ये 2000 वाट दिया। कितना सिंपल फंडा समझो, आपने 4000 वाट एनर्जी डाला मोटर में और 2000 दिया तो 50% दिया ना। तो कैसे 50 निकालेंगे, तो देख लीजिए 2000 गुने 100 अब बटे कितना हो गया 4000, 2 मरतबे कट गया, 50 दूनी 100 हो गया, दस्ता निकल गया 50%। समझ गया। तो जो दस्ता का मतलब हुआ ना कि जितना आप एनर्जी दिए उसका कै % वो निकाल पा रहा है आउटपुट के रूप में, वो दस्ता होती है। तो आंसर हम लोग मार देंगे यहाँ बेटा 7.4 74.6, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में किस यंत्र से समुद्र की गहराई मापी जाती है। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। बेटा बताइए फटाफट आप लोग। चलिए देखिए, तब तक इधर देते हैं। हाँ जो आंसर आपको दे रहे हम देख रहे हैं सर, पागल की तरह आंसर दे रहा है। इतना सिंपल क्वेश्चन, अभी कुछ उल्टा पलटा और कुछ तो एकदम मौन धारण किए, लगता है कि आज जो है ना बातें नहीं करता किसी से। देखो बेटा लैक्टोमीटर, लैक्ट जो वर्ड है LACTO, लैक्टो मीन्स होता है दूध, यूनानी भाषा में क्या होता है दूध। तो जिस वर्ड में लैक्टो शब्द का प्रयोग हो जाएगा वो दूध से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहां पर वर्ड लग गया लैक्टोमीटर, इसका मतलब हो गया दूध वाला मीटर। तोड़ के भाषा में बोल रहे हैं, दैट मीन्स दूध की शुद्धता नापने वाला मीटर। आ गया लैक्टोबैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया, इसका मतलब हो गया दूध वाला जीवाणु। दूध वाला जीवाणु मतलब कहोगे कि दूध से दही बनाने वाला जीवाणु जो होता है वो लैक्टोबैसिलस। कहीं भी लैक्टो शब्द लग जाता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो लैक्टोजेनिक, लैक्टो मीन्स दूध होगा, जेनिक मतलब उत्पन्न करना, जेनिक मीन्स क्या होगा उत्पन्न करना, हार्मोन मतलब तो केमिकल पदार्थ होता ही है, दूध उत्पन्न करने वाला हार्मोन। महिलाओं में लैक्टोजेनिक हार्मोन दूध उत्पन्न करता है, प्रसव के बाद यह हार्मोन चलता है। कहीं भी लैक्टो शब्द लग जाए तो सीधे आप दूध से संबंध जोड़ दीजिएगा। क्लियर हो गया। तो ये जो है लैक्टोमीटर, पता है बेटा क्या नापती है, दूध की शुद्धता नापती है, दूध की शुद्धता नापती है। अच्छा दूध की शुद्धता नापती है। चाहे तो अल्टरनेटिव में लैक्टोमीटर के जगह पर हम लोग दूध की शुद्धता नापने के लिए हाइड्रोमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोमीटर से भी हम दूध की शुद्धता नाप सकते हैं। एक्चुअली में है क्या कि लैक्टोमीटर दूध का डेंसिटी नापता है, बस ये समझो। तो लैक्टोमीटर के जो है ना स्पेशल दूध के लिए बनाया गया है और हाइड्रोमीटर जो है ना किसी के लिए बनाया गया है। तो हाइड्रोमीटर से अगर नापिएगा ना, अगर हाइड्रोमीटर से आप नापते हैं अगर, तो वो जो है फिर आपको एक कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कह दिया कि डेंसिटी 1.3 है, तो ये देखना पड़ेगा टेबल में कि 1.3 में दूध कैसा होता है, समझ गए। तो एक कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्ट नाप देता है एकदम। चलिए हाइड्रोमीटर, इससे हम लोग जो है घनत्व नापते हैं, ठीक है। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर जो है क्या नापने का काम करेगा, तो ये जो है पेड़ का, खड़ा पेड़ जितना भी होता है, पेड़ का ऊंचाई नापने में काम करता है, पेड़ की ऊंचाई मेजर करता है। फेदोमीटर से गहराई नापते हैं, तो खास करके समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिए एक फैदम बराबर, फैदोमीटर से नापते हैं, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। कितना होता है बेटा, 6 फीट। वीवीआई पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। एक फैदम का मान होता है 6 फीट होता है। और एक बात और ध्यान देना, फैदोमीटर का जो सिद्धांत है वो काम करता है तरंग परावर्तन पर।
तरंग परावर्तन पर काम करता है, तरंग परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखिएगा। तरंग परावर्तन के सिद्धांत पर काम करेगा लेक्टोमीटर, अल्टीमीटर, ये दोनों काम करता है तरंग परावर्तन के सिद्धांत पर। तो तरंग परावर्तन के सिद्धांत पर काम करने वाला 2-3 मशीन है, उसका नाम हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इधर हो गया सब ना। चलिए, दूध की शुद्धता किसे नापते हैं? लैक्टोमीटर से। लैक्टोबैसिलस क्या है? दूध से दही बनाने वाला जीवाणु है ना, या दूध खट्टा होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। लैक्टोजेनिक हार्मोन मादाओं में दूध उत्पन्न करती है। इस प्रकार से सारे पॉइंट को रिपीट करो, नोट करना। अगर हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं ना तो उसको आप भी बना के छोड़ मत, उसको नोट करो, पॉइंट में कन्वर्ट करिए उसको आप लोग। देखिए बेटा, तरंग परावर्तन के सिद्धांत पर कौन कौन मशीन काम करता है, देखिएगा। तरंग परावर्तन के सिद्धांत पर कौन कौन काम करता है मशीन से, देखिए। नंबर 1 में देखिएगा, नंबर 1 में देखिएगा, पहला हो गया आपको जो भी इस क्वेश्चन में पढ़े हो वो हो गया आपको फायदोमीटर, और क्वेश्चन 2 जो हो गया आपको वो हो गया आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर तरंग परावर्तन मतलब तरंग ऐसे देना फिर वापस ले लेना ऐसे। और तीसरा जो हो गया स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप हो गया। स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग आला कहते हैं और जिसे धड़कन नापते हैं। धड़कन किसे नापते हैं? स्टेथोस्कोप से, आला से। डॉक्टर साहब जो कान में लगा के नहीं चेक करते हैं वो वाला है। तो ये 3 मशीन का नाम जो है आप खास करके नोट कर लीजिए तरंग परावर्तन सिद्धांत पर। और एक बल्कि और लिख लो, प्रतिध्वनि। मशीन नहीं है लेकिन याद रखना घटना है। प्रतिध्वनि भी जो होता है वो काम करता है किस सिद्धांत पर? तो ये भी काम करता है बेटा आपका तरंग परावर्तन के सिद्धांत पर। चलिए अब चलते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन समाप्त हुआ, अब चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, लहसुन प्याज। लहसुन प्याज में गंध जो होता है किसके वजह से गंध होता है, वो प्रश्न है। तो फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? चलिए 11 का आंसर बिहार होगा। लहसुन प्याज में पोटासियम की उपस्थिति होता है। हालांकि प्याज पोटासियम है और लहसुन में पोटासियम प्लस सल्फर भी होता है, समझ गया। और प्याजों में सल्फर दोनों में है, आप डाल सकते हो पोटासियम के साथ साथ सल्फर, जिससे उसमें बदबू आती, गंध आती है, दुर्गंध आती है। अब लिखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? रेफ्रिजरेटर में जो है ना द्रव को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। आप फटाफट आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देना चाहिए। ओके बेटा, चलो देखो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में हम लोग यूज करते हैं अमोनिया गैस होगा, जिसका फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। और अमोनिया के साथ साथ कुछ और भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक होता है टेट्रा फ्लोरो FLUORO इथेन, टेट्रा फ्लोरो इथेन। और एक और लिख लो इसमें CFC का भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका यूज हो रहा है? अमोनिया का हो रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक पदार्थ। सबसे पहले प्रयोगशाला में किस कार्बनिक पदार्थ का तैयारी हुआ था? आपको बताए थे, कार्बनिक चैप्टर जब पढ़ाया गया था, और यूट्यूब पर है भी, उसको देख लीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, उसको आप देख करके जो है ना इसको अपना मेंटेन कर लीजिएगा।
चलो बेटा फटाफट आंसर दो। हो गया। देखिए आंसर होगा यहाँ पर यूरिया। सबसे पहले जो है लैब में कार्बनिक पदार्थ में यूरिया का ही निर्माण किया गया था। इसको थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किए थे। 1828 ईस्वी में सबसे पहले बनाया गया था। जर्मन वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वोलर। क्या नाम था? वोलर नाम था। इन्होंने ही सबसे पहले लैब में यूरिया का निर्माण किया था। बेटा यूरिया का अगर हम फॉर्मूला की बात करें, यूरिया की अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा NH2CO NH2। इसको तरह तरह से बहुत तरह का से लिखा जा सकता है। आप चाहे तो H2 करके लिखिए, या इसका एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो CO होल NH2 का होल 2, मतलब NH2 दो, NH2 जो है ना दो गो होगा। बात देखिए ये फॉर्मूला में कोई अंतर होना चाहिए, एटॉमिक सब सेम होना चाहिए। हाँ, तो इन्होंने किसने बनाया था? लैब में सबसे पहले यूरिया का निर्माण कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? वोलर के द्वारा किया गया था। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO होता है। और एक बार और ध्यान देना है कि किससे बनाया गया था, मतलब यूरिया जो सब फर्स्ट टाइम बनाया गया था तो ये बनाया गया था एमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। बेटा नोट कर लीजिएगा, यूरिया का निर्माण सबसे पहले किससे किया गया था? अमोनियम साइनाइड से किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? वोलर के द्वारा। वोलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे। इतना पॉइंट आप यूरिया से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पीतल होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग आंसर देना चाहिए हमारे समझ से। पीतल क्या है फटाफट बताइए बेटा आप लोग। बहुत लंबा समय न लो, ये बहुत विवेक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, किससे करते हैं? जल का शुद्धिकरण किससे करते हैं? तो जल का शुद्धिकरण किससे करते हैं? अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? चलिए बिहार आंसर होगा। कुछ लोग तो नाम देख के पकड़ लिया होगा। देखो बेटा क्लोरोनेशन एक प्रोसेस होता है। क्लोरोनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग करते क्या है, वाटर में, जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, वाटर में हम लोग क्लोरीन गैस को मिलाते हैं, क्लोरीन को मिलाते हैं। और इसको, इसी प्रक्रिया को, वाटर में क्लोरीन को मिलाने की प्रक्रिया को क्लोरोनेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि खास करके हमारा जो पारासाइट होता है, पारासाइट जो होता है वो मर जाता है। बैक्टीरिया जो भी है, बैक्टीरिया जो भी है वो मर जाता है। वायरस जितना भी है उसमें वायरस सब मर जाता है। इस जो घातक सूक्ष्म जीव है वो उनका जो है क्या कर नाश कर देता है। तो ये पानी जब वाटर में क्लोरीन मिलाते हैं तो बहुत अच्छा पानी पीने योग्य हो जाता है, पानी शुद्ध हो जाता है। चलिए हो गया, तो नोट कर लीजिएगा प्रोसेस का क्या नाम है? क्लोरोनेशन प्रोसेस नाम है। क्या करते हैं भाई क्लोरोनेशन प्रोसेस में? एग्जाम में पूछेगा कि क्लोरोनेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो वाटर में क्लोरीन को मिलाते हैं और पानी को शुद्ध करते हैं, जिससे क्या होता है जितना भी सूक्ष्म जीव उसमें है उपस्थित सब मर जाता है, पानी पीने जो हो जाता है, कोई नुकसानदायक नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। फोटोग्राफी में प्रयुक्त पदार्थ है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त दो आपको बताए थे आप लोग को हम, एक बताए थे सिल्वर ब्रोमाइड, पहला रखिएगा, एक था सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या आयोडाइड भी कह सकते हो, और दूसरा आपका था सोडियम थायोसल्फेट,
सोडियम थायोसल्फेट होता है। सोडियम थायोसल्फेट होता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फिल्म के निर्माण में, फोटोग्राफिक फिल्म जिसको हम लोग रील कहते हैं, रील के निर्माण में होता है। और यह जो है फिल्म पर फोटो को बैठाने के लिए फिक्सर के रूप में होता है। फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं दोनों का, लेकिन ऑप्शन में यहाँ सिर्फ सोडियम थायोसल्फेट है, तो आंसर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 का आंसर फटाफट दीजिए बेटा, 17 का आंसर फटाफट दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 से वाला तत्व है, तत्व क्या होगा? देखिए इसको ग्रुप बाय ग्रुप बांट दो, कक्षा बाय कक्षा बांट दीजिए। पहला कक्षा में 2 है, दूसरा में आपका 8 है, अब पिछला में भी 8 है। तो जिसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो अक्रिय गैस होता है। नोट कर लीजिएगा, वो अक्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस होता है, नोबेल गैस होता है। कई एक नाम से बोलते हैं, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस कई नाम जानते हैं हम लोग। लेकिन इसमें हीलियम जो है से अपवाद होगा। हीलियम के 72 कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी जो है से क्या है? अक्रिय है। हीलियम के हम क्या बताएं कि जिसके 72 कक्षा में 8 होगा वो अक्रिय होगा, जिसके 72 कक्षा में 8 होगा वो क्या होगा? अक्रिय होगा। लेकिन हीलियम के 72 कक्षा में 2 ही है, फिर भी ये अक्रिय है, समझो कि अपवाद रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा यहाँ, आंसर ए अक्रिय गैस। एक बात और याद रखना, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पकड़ने की बात आवे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम में 1 2 3 रहेगा तो एकदम कन्फर्म है कि वह मेटल होगा। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ कर करके, इसलिए कि हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1, हीलियम के अंतिम कक्षा में 2, और दोनों जो है से अक्रिय और अधातु है। और 4 5 6 7 8 जो भी होगा, 4 5 6 7 8 जो भी होगा, ये सब जो है क्या होगा? नन मेटल होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यदि लोहे की परमाणु द्रव्यमान 55.85 एटॉमिक मास यूनिट है तो 5.85 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा देखिए, एक मोल में, अगर एक मोल की बात करें हम लोग, एक मोल में परमाणु की संख्या होता है 6.022 गुने 10 का पावर कितना होता है? 23 होता है एक मोल में, समझ गए। 2 मोल में कहेगा दुगना कर दीजिएगा। तो अब यहां निकालना होगा कि कै मोली है। तो 55.85 को 1 मोल कहिएगा, तो 5.585 को कितना कहेंगे? 0.1 मोल कहेंगे, हो जाएगा ना। तो ये जो है 5.585 में जो है ग्राम जो है ये 0.1 मोल के बराबर है, 0.1 मोल के बराबर है, समझ गया। 0.1 मोल मोल निकालना होगा तो क्या करिएगा? जैसे समझा रहे उदाहरण आपको कि CO2 कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32, टोटल कितना हो गया? 44। मतलब CO2 का 44 ग्राम लेते हो तो ई जो है जानते हैं कै मोल हो गया? 1 मोल हो गया। लेकिन जब 22 मोल लेंगे तब जानते हैं ये 0.5 मोल हो जाएगा, मतलब आधा मोल हो जाएगा, आधा मोल कहेंगे। तो कैसे आप निकाले समझ लीजिए, कैसे निकाले? तो निकाले हम लोग कहा कि ये 22/44 कर दिए तो आधा मोल आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मेरा मोल निकालना है तो 5.585/55.85 करेंगे ना तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से देखोगे यहाँ आप मोल निकाल सीख लीजिएगा। ऐसे मोल निकालने के लिए केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल चैप्टर डाला हुआ है इंटरनेट पर, वो देख लीजिएगा उसको। हाँ, उसको देख लीजिएगा, हो सके तो हम लिंक डाल देंगे इसमें, देख लेना आप लोग। चलिए, तो हाँ लिंक डाल देंगे, कार्बन वाला भी लिंक डाल देंगे और इसका भी लिंक डाल देंगे, न्यूमेरिकल वाला, मूल कंसेप्ट वाला। आप लोग देख लीजिएगा उस चैप्टर को बढ़िया से, बात समझ गया वो। चलिए आगे देखिएगा। तो यहाँ पर जो है इतना मोल हो गया, तो इतना मोल में कितना होगा? तो 1 मोल में इतना है तो इतना में गुना कर देंगे, 0.1 गुने
6.022 गुने 10 का पावर 3। देखो बेटा हमको आंसर क्लियर है, समझ गया, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के इतना लंबा हम ले जा रहे हैं। ये 1/10 हो जाएगा गुने 6.022 गुने 10 का पावर 23 होगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट देंगे, 23 जीरो है ना, एक जीरो काट देंगे तो आंसर हो जाएगा 6.022 गुने 10 का पावर कितना 22 हो जाएगा। तो आंसर क्या मार दोगे, आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब हम लोग रुख करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH का IPSC नाम क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, आंसर फटाफट दीजिए क्या होगा, पढ़ा चुके हैं बड़ा। और इस वीडियो में है ना कार्बन का जो नामकरण है नोमेनक्लेचर है उसका वीडियो का लिंक डाल देंगे, दोनों तीनों वीडियो का, तीनों पार्ट का, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए देखिए बेटा कैसे इसको नामकरण करेंगे। सबसे पहले आप कार्बन गिनिए, कार्बन कितना हो गया C3 3 हो गया, हाइड्रोजन हो गया H3H4, हाइड्रोजन H4 हो गया ना जी, हाँ 4 हो गया। तो C3 है तो ये तो कन्फर्म है कि यह जो है से प्रूफ होगा, ये तो कोई डाउट नहीं है। अब लेकिन पीछे देखना है कि क्या होगा, पीछे में देखना है इसका हम लोग को कि 3 3 दूनी 6 कंडीशन क्या बताए थे कि एक होता है CnH2n+2, एक होता है CnH2n, एक होता है CnH2n-2। हालांकि देखो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसी पकड़ में आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड इसमें पहला वाला में सिंगल बॉन्ड होता है, दूसरा वाला में डबल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब ऐसे, आई डबल बॉन्ड होता है, और तीसरा में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड हो गया इसका मतलब कि आइन है, इसमें हम लोग लगाते हैं एन, इसमें लगाते हैं इन, इसमें लगाते हैं आइन, तो कंफर्म है कि प्रोपाइन होगा, प्रोपाइन होगा। लेकिन एक बैठा के भी चेक कर लो कैसे भाई, देख लो। तो ये हो जाए कार्बन 3 है, 3 दूनी 6 में से 2 जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, तो ये हो गया प्रोपाइन का हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड है प्रोपाइन मारो, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। उच्च ताप पर कास्टिक सोडा एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा। अगर उच्च हाई टेम्परेचर पर अगर हम लोग एल्युमिनियम को और कास्टिक सोडा का मतलब होता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अथवा जल लगा दीजिए H2O देंगे तब क्या बना लेगा, ये बात आ रही है। देखो यहाँ अभी उधर नहीं देंगे आंसर, घबरा जाएगा है ना। ये एल्युमिनियम हो गया, ये आपका कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया NOH, नाम क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों के मिलाएंगे तो क्या बना देगा पता है, बना लेगा, यहां से उठेगा सोडियम चूंकि हाई रिएक्टिविटी है, इसके बाद मेटल आ जाएगा Al, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा O2। एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंसी होता है ना बेटा, तो एक वैलेंसी जो है ऑक्सीजन को मेंटेन कर लेगा, सॉरी 2 वैलेंसी ऑक्सीजन को मेंटेन करेगा, एक सोडियम को मेंटेन कर करके कंपाउंड बना देगा। और सोडियम ई जो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्सीजन 2 जो बना, इसका नाम हो जाएगा देखो सोडियम में मेटा एल्यूमिनेट नेट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। देखो एक कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में आएगा ही, लेकिन जितने आदत डालिएगा उतने आसानी से याद हो जाएगा, समझ गए। तो आंसर हम लोग क्या मारेंगे बेटा, आंसर मारेंगे सी, सोडियम क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। चलिए केमिस्ट्री समाप्त हुआ, अब आते हैं बायोलॉजी की ओर। बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन प्रारंभ हुआ बेटा हम लोग का।
पहला क्वेश्चन है ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किसमें पाई जाती है? फटाफट आंसर दीजिए। देखो ल्यूकोप्लास्ट है क्या, सबसे पहले समझिएगा आप लोग। इसका नाम है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड को हिंदी में हम लोग कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? लवक। प्लास्टिड जो है 3 प्रकार के होता है। प्लास्टिड क्या प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट। हालांकि प्लास्टिड और भी होते हैं, प्लास्टिड बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग तीनों को पढ़ते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और तीसरा क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट। 3 प्रकार के हो गया। प्लास्टिड कै प्रकार के? 3 प्रकार के। प्लास्टिड कै प्रकार के? 3 प्रकार के हो गया। कौन कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड कै प्रकार के? 3 प्रकार के। अब कौन कहाँ होगा वो समझना है, तब तक आंसर दे रहे हैं आप लोग ना। देखिए ई जो होता है बेटा रंगहीन होता है। अब आधा विद्यार्थी माइंड में दिमाग लगा लिया कि रंगीन कहाँ होगा। क्लोरोप्लास्ट, ई जो हो गया क्लोरोप्लास्ट मतलब हरा भरा होगा। हरा भरा मतलब जहां रंगीन भाग नहीं, हरा भरा हरियर हो। और ये हो गया रंगीन मतलब कई तरह के रंग में, है ना, ये वाला। अब बताओ कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होगा, पेड़ का कौन भाग में होगा? तो ल्यूकोप्लास्ट का आंसर क्या होगा? जड़। जड़ रंगहीन होता है। याद रखना ल्यूकोप्लास्ट उसी भाग में पाया जाता है जहां पर प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। जहां पर प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। और इस भाग में जहां पर हरा भरा वहीं पाया जाएगा जहां प्रकाश की उपस्थिति होती है। देखो ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल उल्टा है। ल्यूकोप्लास्ट में प्रकाश नहीं रहेगा और क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश होगा। पता है आलू लगाए होंगे खेत में ना। आलू जब खेत में मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है तो वो अपना कलर में अलग होता है। उजला आलू उजला होगा, लाल आलू लाल होगा। लेकिन जैसे वहां आलू का जब फल पकड़े हुए है और मट्टी वहां का धोखर जाता है, मट्टी हट जाता है, यानी आलू का फल किसी कारण से अगर ऊपर आ जाए, मट्टी से बाहर आ जाए, तो वह आलू देखिएगा हरा हो जाता है। न लाल होगा ना उजला रहेगा, बल्कि वो हरा हो जाएगा, क्योंकि सूरज का प्रकाश मिलेगा तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल हो जाएगी, यानी हरा भरा हो जाएगा। बेटा क्लियर हो गया? प्लास्टिड के बारे में नोट कर लीजिएगा। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? पत्तियों में मिलेगा, नए तनों में मिलेगा। और क्रोमोप्लास्ट जो ही वाला है फूल में मिलेगा, रंगीन फलों में मिलेगा। चलिए अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। रेड डेटा नामक पुस्तक। रेड डेटा नामक पुस्तक जो है क्या है? देखो अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, हाई फ्रीक्वेंसी में इस बार पूछे जाने वाला, इसलिए कि नाम जो है ना, ये तो पुस्तक हम लगा दिए है ना, सिर्फ वहां एग्जाम में रेड डेटा क्या पूछता है कि रेड डेटा क्या है। यहाँ सिर्फ पूछेगा आपसे कि रेड डेटा क्या है, रेड डेटा क्या है पूछेगा, ऐसे करके, समझ गया? तो आप समझिएगा बेटा क्या है। लाल रंग की पुस्तक है, अधिकांश बच्चा कहता अरे रेड मीन्स लाल, अरे कौन न जाने थोड़े मार मार मार, लेकिन बेटा ये नहीं है, ए भी नहीं है आंसर, ए भी नहीं, बी भी नहीं। अरे तो कौन है भाई? बा सी भी नहीं, डी होगा। दुर्लभ एवं विलुप्त जातियों की सूची का वर्णन किया गया है इसमें। किसमें? रेड डेटा में। रेड डेटा जो है, रेड डेटा जो बुक है नहीं वाला, रेड डेटा जो बुक है, या नोट कर लो, रेड डेटा जो बुक है इसका पब्लिश्ड हुआ था कब में? 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। इसका कोई लिखने वाला व्यक्तिगत ऑथर नहीं है, समझ गए? जैसे कैसे है रामायण महाभारत लिखने वाला व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत नहीं है, एक संस्था के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि यह कोई व्यक्तिगत बुक लिख करके प्रिंट नहीं है, बल्कि क्या होता है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल का जितना भी नेचर है या नेचुरल रिसोर्स है, सबके इस बारे चर्चा किया गया है। दुर्लभ जीव जंतुओं के बारे ही नहीं, बल्कि जितना भी नेचुरल रिसोर्स है, नदी तालाब वगैरह झील वगैरह, सबका इस वर्णन किया गया है, समझ गए? इसमें जो है नदी का भी वर्णन है, झील का भी वर्णन है, तालाब का भी वर्णन है, जितना भी नेचुरल रिसोर्स है सबका वर्णन है।
क्लियर हो गया? तो आंसर क्या मारेंगे? डी। इसमें किसका किसका वर्णन है लिख लिया जाए। लिख लो। इस बुक में दुर्लभ एवं विलुप्त जातियों के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक साल बुक प्रकाशित होता है बाबू। आई बुक जो है ना किसके द्वारा बनाया गया लिखा गया है? IUCN के द्वारा। संस्था है IUCN। IUCN एक संस्था है, उसी के द्वारा बुक लिखा गया है। यहां पर नोट कर लीजिए, आई से क्या होगा? आई से हो गया पूरे लिख लो नाम ना, पूरे लिख लो। पूरा नाम हो जाएगा इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन। देखो यहां से आई लिया गया है और यहां से यू लिया गया है और यहां से सी लिया गया है। कंजर्वेशन में संरक्षण, कंजर्वेशन है ना। कंजर्वेशन ऑफ किसका संरक्षण? ऑफ नेचर मतलब क्या? प्राकृतिक। जितना प्राकृतिक चीज है सबका संरक्षण की बात किया गया इसमें। नेचर एंड नेचुरल, मतलब EN से दो नाम आ जाएगा। एक आ जाएगा नेचर और दूसरा नाम आ जाएगा नेचुरल। हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। चलिए बेटा चलो अब हम लोग और इस संस्था का स्थापना जो है ना, इसका स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो रेड डेटा क्लियर हो गया ना? रेड डेटा में एक बात याद रखना, जितना प्राकृतिक चीज है एक लाइन में समझ लो, जितना प्राकृतिक चीज है, चाहे जीव जंतु हो, ये पहाड़ हो, पानी हो, तालाब झील कुछ भी हो, जितना प्राकृतिक चीज है सब का वर्णन किया गया है। बस एक लाइन समझो। और सबका कंजर्वेशन का उपाय सोचा गया है। कंजर्वेशन कैसे होगा, उसका बचाव कैसे होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। फटाफट आंसर दो बेटा। मनुष्य की कार्डियक चक्र का मतलब हुआ कि हृदय का धड़कना। एक धड़कन, जैसे आप जानते हो कि एक मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कती है, यानी 72 साइकिल पूरा किया। इसी बार के जगह पर हम लोग चक्र भी लिख सकते हैं। एक मिनट में 72 चक्र पूरा करता है। तो अगर आपसे आवृत्ति पूछे तो आवृत्ति किसको कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं एक सेकंड में। एक सेकंड जो चक्र होता है उसको आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जो चक्र होता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो बताइए 60 सेकंड में कै चक्र है? 72 चक्र है। तो एक सेकंड में 72/60, 12 छक 72, 1.2। तो ये जो आ गया हर्ट्स, ये आवृत्ति हो गया। मतलब हमारा हृदय की आवृत्ति होगा 1.2 हर्ट्स। मतलब एक सेकंड में हमारा हृदय 1.2 बार धड़कती है। लेकिन आपसे पूछ रहा कार्डियक चक्र, एक धड़कन में कितना टाइम लगेगा? एक धड़कन में टाइम, तो देखो 72 धड़कन है। जब 72 चक्र पूरा होता है, जब 72 चक्र पूरा होता है तो टाइम कितना ले रहा है? 60 सेकंड ले रहा है। तो एक राउंड में कितना टाइम लगेगा? 60/72। तो आंसर काट कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा, है ना। चलिए 8 से 56, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। अल्लाह हमारा हृदय को एक बार फूक फाक करने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। फिनिश। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पेशियों में पाए जाने वाला संग्रहित खाद्य पदार्थ, मतलब हम लोग का जब मसल्स है, पेशी जो है, जो किसी पार्ट को उठाने बैठाने या डायनेमिक्स में गति करने में मदद करता है। पेशी का काम है बेटा बल लगाना।
पेशी के द्वारा ही बल लगता है और इसी बल के द्वारा गति उत्पन्न होता है। तो आपके शरीर का, या हमारे शरीर का, या किसी भी जीव का शरीर, अगर कोई भी पार्ट्स गति कर रहा है तो उसमें योगदान किसका? पेशी का। पेशी अगर कारगर ना हो, पेशी सूख जाएगा, मांसपेशी, तो आपका पार्ट गति नहीं करेगा। देखिएगा लकवा या पक्षघात मारता है ना, तो देखिएगा उसका पूरा हाथ सूख जाता है, पैर जहां पर लकवा लगा या पक्षघात लगा उस भाग में पूरा मांसपेशी सूख जाता है, इसीलिए उसका हाथ पांव उठ नहीं पाता है। समझ गए? तो पेशी का काम है बल लगाना, अब बल से क्या पैदा हो? गति उत्पन्न होगा। तो इसी पेशी की बात हो रही कि इस पेशी में कौन सा खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है? फटाफट आंसर दो। चलिए आंसर दे लिया आप लोग। बेटा देखो यहां पर जो है ग्लाइकोजन होगा, ग्लाइकोजन क्या होगा? ग्लाइकोजन आंसर होगा। और ग्लाइकोजन जो है ना, ये हमारे बॉडी में खास करके ग्लूकैगोन हार्मोन को और इंसुलिन को लिख दे पूरा, ग्लूकैगोन प्लस इंसुलिन, अरे गलती कैसे लिखा जा रहा है यार, ठीक तो था, इंसुलिन, ये दोनों को कंट्रोल करता है। और ये दोनों हार्मोन, खास करके इंसुलिन जो है, ये चलता आपको अग्न्याशय से। क्या चलता है? अग्न्याशय ग्रंथि चलता है। तो आंसर क्या मारेंगे? ग्लाइकोजन। पता है बुढ़ापा आता है ना, तो ग्लाइकोजन के अभाव में हमारा मांसपेशी लूज हो जाता है, टाइट नहीं रह पाता है, जिसके कारण बल लगाना मुश्किल हो जाता है और आप बूढ़ा आदमी थरथराने लगता है, कपने लगता है। समझ गए? बूढ़ा लोग कोई भारी सामान को उठाने में कपने लगता है, चलने में कपने लगता है। क्यों? क्योंकि मांसपेशी में ग्लाइकोजन नहीं रह पाता है। तो ग्लाइकोजन नहीं रहेगा तब बल नहीं रहेगा, और जब बल नहीं रहेगा तो गति नहीं कर पाएगा। तो बुढ़ापा में ये ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तो ग्लाइकोजन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, मादा में सहायक लैंगिक लक्षणों को बढ़ावा देता है। मादा में सहायक लैंगिक लक्षणों का, लैंगिक लक्षण मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज या सेक्सुअल पहचान जो है, जैसे मान लो कि महिला का जो छाती होता है ना, सीना, उसका दिखावट बड़ा हो जाना, साइज बड़ा होना, कांख वगैरह में, आंतरिक पार्ट्स पर, भगवा के पास, योनि के पास जो है से बाल उग जाना, कांख में बाल उगना, योनि के पास बाल उगना, या फिर छाती का बड़ा हो जाना, सीना का बड़ा हो जाना, चेस्ट का बड़ा हो जाना, ये सारा जो है सेक्सुअल परिपक्वता को दर्शाता है। मतलब ये वो बताता, दिखाना चाहता है, बॉडी को, लक्षण को बताता है कि यह सेक्सुअल के लिए जो है से आप प्रिपेयर हो चुका है। तो ये तब होता है जब आपका उम्र लगभग 14-15 साल के बाद पहुंचने वाला होता है, तब ये सब लक्षण धीरे धीरे दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। चलिए, तो इस प्रकार से बेटा अब बात रहा बात की मदा में सहायक लैंगिक लक्षण का जिम्मेदार किस कौन होगा। देखो मदा में स्पेशल रूप से अगर पूछा जाए तो यहाँ पर एस्ट्रोजेन हार्मोन को दिया हुआ है। एस्ट्रोजेन हार्मोन जो है ना, एस्ट्रोजेन हार्मोन मदा में चलती है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाती है। समझ गया? इसके बाद प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन ये भी महिला में है, जो खास करके गर्भवती, गर्भाशय होता है ना, जैसे प्रेग्नेंट होना, पानी का हो गया, हाँ, गर्भवती में खास करके काम आएगा। और एस्ट्रोजेन जो है ना, ये भी सेक्सुअल टाइप का ही है। तो ये जो है एस्ट्रोजेन, इसका काम है मुख्य रूप से कि बाह्य लक्षण को विकसित करना पूरी तरह से। किसको? एस्ट्रोजेन को। चलिए तो नोट कर लीजिएगा। एंड्रोजेन तो खास करके सेक्सुअल है, लेकिन यह पुरुष में होता है। नोट कर लो बेटा, यह पुरुष में होता है
नर्म होता है। और प्रोजेस्टेरोन जो है ना, ये महिला में होती है, मादा में होती है। कहाँ होती है? मादा में होती है। और ये जो खास करके है गर्भधारण से संबंधित है। और एस्ट्रोजेन जो है ये भी मादा में होता है। किसमें होता है? मादा में होता है। और ये सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो हो गया ये एंड्रोजेन का भाई हो गया, दोनों एक ही हार्मोन है। समझ गया? एंड्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन दोनों एक ही है, ये भी पुरुष में होता है। क्लियर हो गया? तो एंड्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है और टेस्टिज के द्वारा दोनों चलता है, टेस्टिज के द्वारा दोनों चलता है, वृषण के द्वारा निकलता है, वृषण के द्वारा। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, ये सब जितना भी है ना सेक्सुअल हार्मोन है, एंड्रोजेन टेस्टोस्टेरोन दोनों पुरुष के लिए हो गया, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन मादा के लिए हो गया। तो आंसर यहाँ क्या देंगे हम लोग? आंसर देंगे हम लोग सी देंगे, क्योंकि बी ही मादा के लिए है, लेकिन गर्भ धारण के लिए, गर्भ विकास के लिए काम करता है प्रोजेस्टेरोन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। गेम्बूसिया क्या है? गेम्बूसिया क्या है? केकड़े पर परजीवी है, प्रोटोजोआ है, मच्छर के लार्वा, खाने वाला मछली है, मछली का पेस्ट है। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग बेटा। एक दिन जो है ना हार्मोन का रिवीजन क्लास रख देंगे आप लोग को। उस बहुत हार्मोन से अक्सर क्वेश्चन पूछता है पैरामेडिकल में या रेलवे में, एसएससी वगैरह में। हाँ, टाइम निकालते हैं, देखते हैं, टाइम निकाल के बना देते हैं, क्लास देते हैं। चलिए आंसर हो जाएगा सी, मच्छर के लार्वा को खाने वाला मछली है। समझ गया? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? शरीर का सबसे लंबी और बड़ी हड्डी जो होता है फीमर होता है। और फीमर हड्डी कहाँ होता है? जांग में होता है। कहाँ होता है? जांग में होता है। प्रत्येक जांग में एक हड्डी होता है। तो मानव में कै गो वाला हो जाएगा? मानव में जांग 2 गो है, तो ये हड्डी कै हो जाएगा? 2 गो फीमर हो जाएगा। ह्यूमरस जो है हाथ में होता है, टिबिया पैर में होता है, अल्ना आपका हाथ में हो जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 28। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? बताइए, आंसर पढ़ा चुके हैं, जीवाणु का क्लास भी हो चुका है ना। खसरा, चेचक, रेबीज, क्षय, कौन आंसर होगा? फटाफट जी। चौट आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर हो जाएगा डी, क्षय रोग, जिसको टीबी के नाम से भी जानते हैं, तपेदिक रोग भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यदि कोई मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो रही हो तो उसके तंत्रिका तंत्र को, प्रतिवर्ती क्रिया जो है ना, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है रिएक्शन होना। जैसे मच्छर काटा तो उसको पकड़ के ढेढ़ा देना है ना, लपड़ा देना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इसको। तो ये हमारा क्रिया संपन्न होता है मेरुरज्जु के द्वारा। मेरुरज्जु के द्वारा एक क्रिया संपन्न होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। आंसर क्या मार देंगे? सी मार देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। निम्न में किस जीव के मल में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है? अरे बाप रे बाप, ये लगता है कि ये मल उल का भी बात आ जाता है नहीं। ठीक है, किसके मल में जल की मात्रा सबसे अधिक होगा, है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन बार पहले बच्चा से पूछे थे तो कहा कि सर जेकर लैटरिंग हो रहा है ना ओकर मल पतरा हो, कल तो रेयर केस में है, राइट है ना। जो व्यक्ति मल त्याग, जो जीव मल त्याग करता है, मल को डिस्चार्ज करता है, मल को बाहर निकालता है, लैटरिंग करता है, तो अगर महादेव जी बन जा रहे हैं, हिमालय का निर्माण हो जा रहा है, तो समझिए कि उसमें मल जो है 10 से 12% के आसपास है। उसमें पानी 10 से 12% होता है, 15% तक पानी होती है उसमें। पानी रहेगा तभी जो महादेव जी का निर्माण होगा। समझ गया? और लैट्रिन किया, अमीबा बन गया, एकदम मार ऐसे महादेव जी बन गया, तो समझो कि इसमें पानी कुछ है, ज्यादा भी नहीं है ना कम भी है, मुश्किल से 10 से 15% के बीच पानी होगा। और लैट्रिन किया वैसे जो है ना बाबू, एकदम अमीबा बन गया, बदर के पसर गया, ई पैर से ऊपर तक पहुंचा दिया, जमीन पर करेगा तो इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। दिखा सर के कब होगा? जो लैट्रिन हो रहा है किसी व्यक्ति को, तब छुर छुर एकदम पतला वाला।
तो ये अलग हो गया, ये तो अलग केस है। हाँ, अब अगर इस प्रकार से डिजाइन निकालना लैटरिन, ऐसे एकदम डिजाइन में ऐसे ऐसे थोड़ा अलग अलग डिजाइन, जैसे बकरी का लैटरिन देखा है, बकरी लैटरिन करेगा ना तो एकदम तो के माला में के मोती सब गिर रहा, ऊपर से गिर रहा, सब डिजाइन में निकलता है, यानी पानी कम है। जितने मल टाइट है समझो पानी कम है। देखिए तब मरुस्थल में जो जीव है, जो जीव मरुस्थल में होते हैं उनका वहां पानी की मात्रा कम यूज करते हैं, तो उनका लैट्रिन में पानी एकदम कम होता है, सूखा हुआ होता है। देखिए तो एकरा में सबसे ज्यादा जानते हैं मल किसका पानी होगा, गाय का होगा, गाय खूब पानी पिएगी। भेड़ बकरी मरुस्थल ये जीव आता है सब कम पानी पीता, बकरी रोज पानी पिए रे नहीं, तब अब भेड़ तो लगता है महीना में का दिन पीता है, ऊँट तो खैर मत पूछो, एक बार ले लिया 1 साल का पानी। तो सबसे कम इसमें ऊँट में होगा, तब बकरी भेड़ में होगा, और सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे ज्यादा पानी किस में होगा, मैक्सिमम होगा किस में, गाय में, और सबसे कम होगा मिनिमम किस में, ऊँट में होगा। बेटा क्लियर हो गया? तो आज का क्लास हम लोग सेशन यही स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।